हेलो गाइस, आज मैं आपको एक खास इंसान से मिलवाने वाली हूँ। उनसे मेरा मिलना हुआ है क्योंकि लखनऊ में मैं शूट के लिए आई हूँ। तो शूट मेरा उनके साथ हुआ है। उनकी पिक्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने बहुत समय से इंटरव्यूज़ नहीं लिए थे तो मेरा बड़ा मन था कि मैं इनका इंटरव्यू लूँ। तो वो है अभिज्ञान निगम। उनके बारे में आप सर्च करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स वैसे मिल जाएगी। और उनके इतनी ज़्यादा इंटरव्यूज़ हो चुके हैं कि मुझे ये खुद ब खुद फील हुआ कि मुझे भी उनका इंटरव्यू लेना चाहिए और अपने फैंस तक उनकी बातें पहुँचानी चाहिए। और अगर आप उनके इंटरव्यूज़ को देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने कैसे कैसे इंटरव्यूज़ दिए हैं तो उनके लिंक्स आपको कैप्शन में मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनसे मोटिवेट हो सकते हैं। और कुछ क्वेरीज अगर आपके मन में आती है तो आप डीएम कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ लगा कि उनसे और बातें करनी है तो हम सेकेंड पार्ट भी इनका कवर करेंगे। पर अभी तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे कि थोड़ा सा अपना कीमती समय दे दें जिनसे मैं थोड़ी सी बात कर सकूँ। तो उनको मैंने बुलाया है और वो बस आते ही होंगे। ओह माय गॉड, शायद वो आ गए हैं। तो हमारे गेस्ट आ गए हैं। मिलिए अभिज्ञान निगम जी से। ओह माय गॉड, ये तो फ्रेम में ही नहीं आ रहा है। हाइट इनकी इतनी ज्यादा और मैं इतनी छोटी हूँ। नहीं प्लीज ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइस, मैं जल्दी से सेटअप देख लेती हूँ। वैसे तो टीम है यहाँ पर सेटअप करने के लिए, सब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुझे इंटरव्यू लेना है तो मुझे भी तो थोड़ी सी प्रिपरेशन देखनी चाहिए। तो थोड़ा सा देख ले रही हूँ ताकि मैं सेटअप देख सकूँ। वेलकम गाइस। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये है मिस्टर अभिज्ञान निगम, जो कि अल्फा क्रिएटर्स और अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन के सीईओ फाउंडर दोनों हैं। और इसके अलावा प्रोफेशनल मॉडल और इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो चलिए, क्वेश्चंस की लिस्ट तो बहुत लंबी है, मैंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है और काफ़ी समय बाद मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। तो आई एम ग्लेड यहाँ पर है। तो अपने दर्शकों के लिए कुछ खास क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाई हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि अल्फा क्रिएटर्स का जो लोगो है उसमें वुल्फ ही क्यों सेलेक्ट किया है आपने? इसके पीछे कोई खास कारण है? वुल्फ एक्चुअली सबसे पहली चीज़ तो रीज़न है मेरा ये कि आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा कि लोग शेर यूज़ करते हैं। बट मेरा ये मानना है कि शेर अक्सर आपने सर्कस में देखा होगा कि लोग पिंजरे में भी घूमता है, ठीक है, सर्कस में आपने, पर आपने कभी वुल्फ को सर्कस में ही देखा होगा। बिल्कुल सही। तो और दूसरी चीज़ ये है कि वुल्फ बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं। उनकी चीज़ खासियत ये होती है कि जो अल्फ़ा होता है, हर वुल्फ का एक जो लीडर होता है, मतलब हर वुल्फ ग्रुप का एक लीडर होता है। तो जो लीडर होता है वो अल्फ़ा होता है। तो उनमें बहुत ज़्यादा होता है ना कि जैसे अमिताभ जी का डायलॉग था, प्रतिष्ठा अनुशासन। तो वो चीज़ होती है कि उनमें एक चीज़ होती है, अगर उनके ग्रुप का कोई भी मेंबर को धोखा देता है तो वो उसे मारते हैं। वो तब तक उसे मारते हैं जब तक या तो वो ग्रुप नहीं छोड़ देता या फिर उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि हाँ, मतलब जो भी चीज़ें होती है बहुत ही एक मैनर में होती है। दूसरी चीज़ ये कि अल्फ़ा होता है बहुत ही डोमिनेटिंग होता है। उसको उस एरिया जो जिस भी एरिया में वो रहता है वो इतना स्पेशलाइज्ड होता है कि उसको हर चीज़ की नॉलेज होती है और बहुत ही पेशेंस होता है उनमें। ठीक है, तो और मल्टीपल एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं। मतलब अगर मैं लिस्ट शुरू करूँगा तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है, इतना तो मुझे भी नहीं मालूम था। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आजकल स्टार्टअप्स का ज़माना है और लोग बड़ी जल्दी स्टार्टअप कर लेते हैं और जल्दी ही फेल हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। जैसा कि मैं जानती हूँ, जितना रिसर्च किया है मैंने आपके बारे में, कि आपने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना स्टार्ट किया था। तो एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आप यंग जनरेशन को जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, सो पहली चीज़ तो देखो, हर बिजनेस जीरो से नहीं शुरू हो सकता। बट बहुत लोग क्या होता है, जो चीज़ शुरू भी हो सकती है जीरो से, लोग उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो मेरा ये था कि जो डिजिटल मार्केटिंग वाला एरिया है वो टोटली, उसमें आप जो नॉलेज है, आप अपनी नॉलेज पे पैसा कमाते हो। और जो स्टार्टअप्स आजकल के फेल हो रहे हैं या फिर बहुत लोग मतलब ना गिव अप कर देते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ तो मेरे फ्रेंड्स ने, किसी ने देखा, बहुत लोगों ने प्रैक्टिकली किया भी कि यार उसका बिजनेस चला है, हम भी शुरू करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा देखी शुरू करी, उनका वो पैशन नहीं था। ठीक है, मेरा पैशन था, मुझे बिजनेस शुरू करना था इस लाइन में। ठीक है, तो पैशन एंड किसी को कॉपी करने में देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, पैशन नहीं होता कि मैं गिरूंगा, ठीक है, मैं बार बार गिरूंगा, पर ये कि मैं रुकूंगा नहीं। बट अगर कोई किसी को कॉपी करता है, वो अगर ना 2-3 बार गिरेगा तो फिर वो कहेगा लेट्स गिव अप।
ठीक है। तो जो वही सेम चीज़ होती है, अगर लोग कैरी मिनाटी या भुवन बाम को देख के आते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, कि नहीं यार वो पैसा कमा रहे तो हम ज्वाइन करते हैं, और इसके बाद जो जब वो नहीं कमा पाते वो गिव अप कर देते हैं। बट किसी का पैशन है यूट्यूबिंग करना तो वो करेंगे, चाहे वो जब तक हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि मनी वाइज होता है, बहुत लोग लोन उठा लेते हैं, प्लानिंग कुछ होती नहीं है, देयर वाज जीरो प्लानिंग, ठीक है। उनको लगता है कि पैसा और मार्केटिंग चीज़ हो जाती है, बट द थिंग इज़ कि अगर आपको सही बिजनेस शुरू करना है तो आपको मार्केट का लूप होल ढूंढना होगा, क्योंकि इतने सारे बिजनेसेस आ गए हैं। तो आपको ना मतलब हर कोई प्राइस वाइज कॉम्पिटिशन देगा, ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज वाइज तो देगा क्योंकि रिसर्च सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आपको लूप होल्स ढूंढने की वो कहाँ पे है, ठीक है, मैं उस चीज़ को कैसे वहाँ का एडवांटेज उठा सकता हूँ। ओके, मतलब इसका ये मतलब निकलता है कि कोई भी काम शुरू करे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। जैसा कि आप मॉडल भी हैं, तो आपके पास किसी शूट का प्रपोजल आता है, उसके लिए हाइट, कलर, रिलीजन, एज, ये सब मैटर करती है? यू मीन मतलब कपल शूट होता है तब के लिए, तो उस केस में मेरे लिए चीज़ मैटर नहीं करता, बिकॉज जब आप मेरे लिए वो एक काम है ना, और काम ही आपका धर्म होता है। तो अगर ये सब चीज़ें इंसान देखेगा तब तो वो कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब भी ना कर पाए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इन सब चीज़ों से बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, कुछ ये होती हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, तो ये मैं ये नहीं कह रहा, ये सबकी अलग अलग आस्था है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं उनको इग्नोर करके आप दूसरे इंसान को इंसान की तरह से देखो, एंड आपको जो वर्क दिया गया आप अपना काम करो, और इसके बाद वर्क के बाद आप निकल जाओ। नेचुरली जिन्होंने ऑफर दिया है कुछ सोच के ही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके 2 बिजनेस हैं, हम सब जानते हैं, और जॉब भी करते हैं आप, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। माय गॉड, कितना कुछ, सोशल मीडिया भी अपना हैंडल करते हैं आप, और मॉडल और इन्फ्लुएंसर तो हैं ही आप। तो 24 आवर्स में आप इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं? क्या हमारी यंग जनरेशन जिन्हें लगता है कि टाइम नहीं है, हमेशा वो ये बोलते रहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? ओके, तो इसका सबसे पहले क्रिस्प आंसर मैं देना चाहूँगा कि ये चीज़ मेरी इंस्पायर्ड हुई थी रतन टाटा जी से, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल मतलब बिजनेस अपने संभाले हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि अब वो उन्होंने अकेले संभाला, उनके नीचे मैनेजमेंट है, टीम है। तो सेम चीज़ इस तरह से हुई जैसे जब अल्फागेटर स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब मैं अल्फा पे फोकस था। एक बार मुझे लगा कि वो ऑटो पायलट पे चल सकता है, देयर इज अ टीम टू हैंडल इट, देन आई फोकस्ड ऑन अल्फागेटर्स मैगजीन। और साथ ही साथ ये चीज़ें जो भी हैं मेरी इन्फ्लुएंसर वाली जो मेरी चीज़ें हैं, मार्केटिंग क्लासेस हैं, वो भी देता हूँ। तो मुझे लगता है अभी जो हमारी एज है इसमें आप अपनी बॉडी से फुल मतलब पावर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार 35 के बाद हो गए, वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, कुछ लोग 60 की एज में भी फिटनेस पे ध्यान देता है, कुछ है, बट एक जो एवरेज है कि हाँ 35 से 40 की एज में आप वीक पड़ने लगते हो। तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं जितना अपनी बॉडी से यूज़ ले सकता हूँ, और हाँ सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, यानी अपना कंफर्ट जोन छोड़ के अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, ठीक है, उस चीज़ को डेडिकेटेड रहोगे, तो आपको खुद ही टाइम का पता नहीं चलेगा, आप चीज़ें कर लोगे, मतलब चीज़ें। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन इसके बीच Sure. इस पॉइंट से मुझे याद आया कि 24 घंटे में से इतना सारा काम करते हुए आप सोने के लिए कितना समय निकाल पाते हैं? ऑन एन एवरेज अभी तो जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तब से तो थोड़ा ज़्यादा सोता हूँ, बट मोस्टली मैं सोता था 3 से 4 घंटे, वो मैक्सिमम, मतलब 3 to 4 आवर्स मतलब मैक्सिमम टाइम। वाकई में ये कहावत बिल्कुल सही है कि जितना अपनी बॉडी से अपने माइंड से काम ले सकते हो समय रहते हुए ले लो, ये बिल्कुल सही इन पर साबित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हमारे स्कूली शिक्षा के ऊपर है जो हमें एजुकेशन मिलती है कि जो हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में हमें पढ़ाया जाता है, यानी किताबी ज्ञान जो दिया जाता है, क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए यूज़फुल है? क्या उस एजुकेशन के दम पर हम सक्सेस पा सकते हैं? इसमें मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि क्योंकि मैं स्कूल वाइज टू बी ऑनेस्ट स्कूल और कॉलेज में कोई इतना टॉपर नहीं था, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। और वैसे बात की जाए कि जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, जो कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, वो चीज़ें कि आगे प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क करती हैं, तो माई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज़ नो। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ सीखी, आपने कोई कोडिंग सीखी, आप आज 1 साल में आप सोचो फ़ोन की टेक्नोलॉजीज बदल जाती हैं, ठीक है, आने वाले 6 महीने में कोडिंग्स बदल जाती हैं, बंदा पाइथन पढ़ के निकल रहा है, कोई नई कोडिंग आ रही है, तो वो चीज़ें अपग्रेड हो रही है लाइफ, ठीक है, और जनरेशन भी अपग्रेड हो रही है। तो आप जब तक उस जनरेशन में आप प्रैक्टिकली लाइफ में जॉब वाले जोन में आते हो, तब तक तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। तो स्कूल सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज देता है, अगर आपको मतलब 9 to 5 जॉब करनी है तो देन इट्स गुड, ठीक है, वो आप कॉलेज में भी उसके पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत अपना और कोर्सेज करने का तब कर सकते हो। बट
अगर आपको जॉब के सिवा एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन क्रिएटर कुछ चीज़ें करनी, तो वो आपको लाइफ सिखाती है, ठीक है, क्योंकि लाइफ आपको पेशेंस सिखाती है, दैट डज नॉट टीच बाई स्कूल और टॉट बाई स्कूल, और लाइफ कभी आपको स्ट्रगल सिखाती है जो कि स्कूल नहीं सिखाता, ठीक है। तो लाइफ जब जो चीज़ें आपको सिखा देती हैं एडिशनल चीज़ें करने के लिए, वो चीज़ स्कूल से नॉलेज नहीं देते, आप कितना भी कर लो। मतलब जैसे कहते हैं कि समय से बड़ा स्कूल कोई नहीं है, और जो आपको एक्सपीरियंस होता है यानी अनुभव से ही आप सीखते हैं जी, तो वही चीज़ है इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं बहुत ही कम एज है इनकी, बिल्कुल ही यंग है। तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि इतनी कम उम्र में आपने अपनी मेहनत और लगन से 2 बिजनेस खड़े कर लिए, बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हैं, तो अब जबकि इतनी कम एज में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, तो फ्यूचर के लिए कुछ छोड़ा है या फ्यूचर के लिए कुछ और गोल्स बना रखे हैं? तो गोल्स के लिए तो आई वुड से कि मेरा जो मानना है कि गोल्स तब तक रिवील मत करो जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है, नज़र लग जाती है, बट मेरा मतलब ये मानना है, नज़र वाली चीज़ के लिए मजाक करा था। तो बट मेरा ये एक है कॉन्सेप्ट कि लाइफ में मुझे रुकना नहीं है। इफ़ आई वुड बी 60 और 70, दिल्ली में रह रहा हूँ, 70 तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट मेरे अगर मैं ओल्ड एज में भी रहूँगा तो मैं वो एक बुजुर्ग लाइफ में ना, जहाँ पे लोग एकदम बस सोचते हैं कि लाइफ थम सी गई है, अब बस पड़े रहो या फिर गपशप करो, तो मैं चाहता हूँ उस लाइफ में भी मैं यंग की तरह जीऊँ, कि मैं दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनूँ। बट इससे आई वांट कि मैं उस एज में भी वैसे रहूँ कि लोग जब मुझे देखें तो वो लोग कहें कि इस एज में भी ज़िंदगी जीने का मन करता है। क्या बात है। तो ये तो थे हमारे कुछ प्रोफेशनल क्वेश्चंस जो कि आप सब भी जानना चाहते थे, मैं भी जानना चाहती थी, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसा क्या इन्होंने किया है, कितने पड़ाव पार किए हैं, कितनी मेहनत की है, क्या क्या गोल्स डिसाइड किए हैं। अब आते हैं थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस की तरफ, और मेरे ख्याल से आप सबको भी ये कुछ जानना है, तो चलते हैं रैपिड फायर राउंड। आप सबको मालूम है रैपिड फायर राउंड क्या होता है। झट से मैंने क्वेश्चन बोला और तुरंत इनकी तरफ से आंसर आना चाहिए, जहाँ थोड़ी सी लेट हुई वहाँ पे ये फेल हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं टी कॉफी के लिए। वेलकम बैक। अब शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। तो एंटरप्रेन्योर या मॉडल ना होते तो आप क्या होते? आई वुड बी देन डांसर, बिकॉज मेरा बचपन से मेरा पैशन जो था वो डांस था। ओह या मुझे याद है, अगर आप इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएंगे और वहाँ पे इनकी गैलरी में देखेंगे तो बहुत पुराने आपको डांस के वीडियोस मिल जाएंगे। अब नहीं करते हैं, मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा भी था कि आप तो डांस इतना अच्छा करते हैं, अब क्यों नहीं करते, तो इन्होंने उसको हवा में उड़ा दिया था उस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम सबकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, जो हमारे अंदर आगे बढ़ने की लगन होती है उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ में भी होंगे, तो अगर कोई ऐसा इंसान आपको डीमोटिवेट कर रहा है तो उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं आप? आई वुड से कि आप उनको अपने काम से मार दो। जब आप अपना काम आगे करते चले जाओगे, बिकॉज आप उन पर अपना टाइम मत इन्वेस्ट करो, आप उनको अपने काम से मार दो। जब आप सक्सेसफुल होगे तो वो आपकी सक्सेस देख के मर जाएंगे। बिल्कुल सही। वैसे तो आपके 2 बिजनेस हैं, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं होते तो अभी आप किस टाइप के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? सच ऐसा कुछ कैटेगरी नहीं है, बट द थिंग इज़ कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में करता हूँ तो मेरा सबसे पहला जो व्यू रहता है वो मैं देखना चाहता हूँ जो एंटरप्रेन्योर है वो उसकी मतलब वो कितना प्रैक्टिकल है चीज़ों को लेकर के। जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कि मतलब वो हवा में दे आर ड्रीमिंग कि नहीं हम ये कर लेंगे, हमें पैसा मिलेगा, बट कुछ होते हैं कि दे अश्योर अस कि हाँ उनकी बातों में दिख जाता है कि हाँ उन्होंने जो अगर वो पैसा मांग रहे हैं वो पैसा फॉर श्योर वो वहाँ पे लगेंगे और वहाँ से वो चीज़ें आएंगी। तो मैं उस टाइप के जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस दिखता है एक एंटरप्रेन्योर वहाँ इन्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल ज़माना दिखावा करने का है, लोग दिखाते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कितनी वैल्यू देते हैं? मटेरियलिस्टिक वाइज अगर मैं बोलूँ तो ऑब्वियसली मुझे लव है, मतलब अगर मैं कोई फ़ोन खरीद रहा हूँ या मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ, कार खरीद रहा हूँ, तो मुझसे प्यार होता है क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं एक मेहनत से खरीद रहा हूँ। ठीक है, मैं चीज़ें एक गोल सेट करता हूँ कि मुझे नेक्स्ट ईयर घर लेना है, कार लेना है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पूरी जोर लगा के मेहनत लेता हूँ। ठीक है, उस मेहनत से वो चीज़ मैंने खरीदी है, तो ऑब्वियसली मैं उससे प्यार करूँगा उस चीज़ से कि क्योंकि मैंने उस चीज़ के लिए दिन रात मेहनत करी है, बिकॉज ओनली आई नो कि मैंने क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस करी उस चीज़ को पाने के लिए।
अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ खींचने वाला लगेगा, मेरे ख्याल से हर किसी की लाइफ में ही ये फेज आता है। आपकी फेवरेट लव स्टोरी? फेवरेट लव स्टोरी मेरी है शिव जी एंड पार्वती जी की है। हाँ, और है एक है मीराबाई टाटा जी है। मीराबाई टाटा जो थी तो वो जे.आर.डी. टाटा की भी पहले की थी, तो उनकी और उनके हस्बैंड का, सॉरी मैं नाम बोल रहा हूँ, तो उनकी लव स्टोरी मेरी फेवरेट। अब जब लव स्टोरी की बात आई और कुछ ऐसे नाम आए हैं जो शायद हमने सोचे भी नहीं होंगे, तो अगर आप इन लव स्टोरी से जुड़ी हुई डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे YouTube पे कमेंट्स कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टा पे DM करें। और अगर मुझे लगा कि आप जिज्ञासु है इसके बारे में जानने के लिए, तो हम इस इंटरव्यू का नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी कवर करेंगे और ये लव स्टोरी आपके सामने पूरी तरह खुलकर आ जाएगी। आपकी 2 कंपनियाँ हैं, अल्फा क्रिएटर्स और अल्फा क्रिएटर्स मैगजीन, इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा क्लोज है आपके? ये आंसर एक्चुअली टफ होगा। इट इज सेम लाइक कि मैं अपनी दोनों में से किसी एक को ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो दे बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट एंड क्लोज टू मी। आपकी फेवरेट ड्रीम कार? माय फेवरेट ड्रीम कार इज रेंज रोवर वेलार। पर क्यों है वो आपकी फेवरेट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन SUV एंड उसका जो लुक है बहुत ही बोल्ड एंड डोमिनेटिंग। जो एक होता है आई कैचिंग जब वो चलती रोड पे, रोड प्रेजेंस, और उसमें n नंबर ऑफ फीचर्स हैं विच लाइक आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो। कहते हैं ना, सपने थोड़े से ऊंचे रखो तभी तो आप उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ोगे। अब बात करते हैं, क्योंकि आप मॉडल भी हैं, तो आप ब्रांड को प्रेफर करते हैं या जो आपको सूट करता है, आप पे अच्छा लगता है उसको प्रेफर करते हैं? आई ऑलवेज प्रेफर जो मेरे पे सूट करता है। आई डोंट प्रेफर ब्रांड, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं ब्रांड लवर हूँ, जो मेरे पे सूट करता है आई गो फॉर इट। Which 3 people you want to work with? It would be Beer Biceps, I mean Ranveer Ehlabadia, then Tech Burner and Be Unique. तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं और मेरे ख्याल से आपको कुछ सीखने को ही मिला होगा। इसके अलावा आपके मन में भी कुछ क्वेरीज चल रही हैं जो आप जानना चाहते हैं इनसे, तो सिंपल सी बात है, आपको कमेंट में पूछना होगा और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जाकर DM कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी जैसे ही पॉसिबल होगा हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। तो मेरे इस व्लॉग को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और ऐसे ही मोटिवेशनल चीज़ें, ऐसे ही दिल को लुभाने वाली चीज़ें, ऐसे ही अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाली चीज़ें मेरे इस ब्लॉग पे आपको मिलती रहेंगी। तो एक बार थैंक यू करते हैं अभिज्ञान निगम जी का। थैंक यू सो मच इतनी समय देने के लिए। यू वेलकम एंड इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी।